हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग युगपत समीकरण पढ़ेंगे। युगपत समीकरण होता क्या है? सबसे पहले हम उस समीकरण पे चर्चा करते हैं कि समीकरण होता क्या है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो ये एक हिसाब से एक समीकरण हो गया। ठीक है, एक ये दूसरा समीकरण मैंने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो तरीके होते हैं ये एक समीकरणीय रूप होते हैं। अब आप लोगों को चर और अचर राशियों के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम युगपत समीकरण को सॉल्व करेंगे या समीकरण पता होंगे, तो हमें सबसे पहले चर और अचर राशियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो हमारी चर राशियाँ होती हैं, चर का मतलब होता है कि जिनका मान अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, उस वैल्यू को हम अज्यूम कर सकते हैं या मान सकते हैं। ये हमारे चर राशि हुई। अचर का मतलब होता है जिसका मान कहीं भी ना बदले। ठीक है, तो जैसे हम लोग समीकरण लिखते हैं, तो समीकरण में हमने देखा x y। ठीक है, यहाँ पर x और y, यहाँ पर भी x y जो है चर राशियाँ हैं। क्या है? चर। किसी वैल्यू के लिए कहीं पे इसका मान अलग होगा, दूसरे समीकरण के लिए उसका मान अलग होगा। लेकिन अचर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसी राशियाँ हैं? अचर राशियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर हम चर देखें, तो चर राशि में हमारे पास जो है x और y है। ठीक है, और अचर राशि में हमारे पास क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 और c2, ये सारी क्या है? अचर राशियाँ। अचर का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरीके। ठीक है, तो इनका मान जो एक यहाँ पर है वो कहीं पर भी होगा, एक ही होगा, तो उसकी भी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। लेकिन अचर, जब हम चर की बात करते हैं, तो चर राशि में क्या होता है कि जैसे x y, ठीक है, ये x y, ये समीकरण अलग है और ये समीकरण अलग है। तो इस समीकरण के लिए x का मान कुछ और हो सकता है और y का मान और इस समीकरण के लिए x का मान कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ये तो समीकरण की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं युगपत समीकरण। ये जो वर्ड है युगपत, ठीक है, ये जो शब्द आपको दिख रहा है युगपत, इसका क्या अर्थ है? समीकरण। अभी तक खाली हम लोगों ने समीकरण को समझा। समीकरण लिखने का तरीका होता है जिसमें चर और अचर दोनों वैल्यू इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग समीकरण क्या देते हैं। यहाँ पर दो समीकरण है, पहला और दूसरा। अब हमारे पास एक शब्द आता है युगपत। क्या शब्द आता है? युगपत। युगपत का मतलब क्या होता है? जब हम लोग युगपत समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि समीकरण को अगर सॉल्व करना है, युगपत समीकरण पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले जान लें। युगपत का मतलब होता है x का, ये दोनों समीकरण अगर आपस में युगपत है, तो युगपत होने की कंडीशन क्या होती है? सबसे बड़ी जो a1 है और a2, ठीक है, a1 बटे a2, इसका मान कभी भी b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये समीकरण युगपत होंगे। मतलब a1 की जो वैल्यू हो, a2 की कुछ भी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 जो भी हो, उसी तरीके b1 और b2 की होगी। तो ये कंडीशन हमें हमेशा देखनी है। अगर समीकरण में a1 और बटे a2 उसका मान b1 बटे b2 के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा युगपत समीकरण नहीं होगा। बट अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे युगपत समीकरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं युगपत समीकरण में क्या होता, अगर ये दोनों युगपत समीकरण है, तो x और y के एक ही मान के लिए जो यहाँ x का मान होगा वो दूसरे समीकरण के लिए भी x का मान होना चाहिए,
ये यहाँ y का मान होगा, दूसरे समीकरण के लिए भी y का मान दोनों बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमको ये देखनी है, जब भी हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, हल करके हमको x और y का मान निकालना होता है। तो समीकरण को हल करने के हमारे पास दो नियम है, ठीक है। एक नियम है प्रतिस्थापन विधि, एक जो हो गया हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि, दूसरा जो हो गया विलोपन विधि। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को लेकर हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम लोग सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन जैसे कि नाम से ही हो रहा है कि एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी भी एक वैल्यू, किसी भी एक चर राशि का जो मान है उसको दूसरे चर राशि में रखना, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं दो समीकरण ले लेती हूँ, एक x + 2y = 7, दूसरा 2x + y = 5। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मेरा युगपत समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए a1 बराबर कितना हो गया, 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर a1 बराबर 1 हो गया और a2 बराबर क्या हो गया, 2, ठीक है। b1 बराबर क्या हो गया हमारा, b1 2 हो गया और b2 1। C1 7 है और C2 -7 कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बराबर की इधर ले जा रहे हैं तो ये -7। हमेशा देखना है कि हमको जो x y चर के साथ जो है उसको एक साइड और जो एक सिंगल अचर राशि है उसको एक साइड करना है। C1 बराबर -6, C2 बराबर -5, ठीक है। इतना हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला समीकरण उठाएंगे प्रतिस्थापन विधि में, x + 2y = 7। x + 2y = 7 ये पहला समीकरण हमारा है। अब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित मतलब हमको या तो x का मान निकाल लेना है या तो y का, ठीक है। किसी के पद में जरूरी नहीं हम पहला समीकरण ले, हम दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पर x का मान y के पदों में निकाल सकते हैं, ठीक है, या y का मान x के पदों में निकाल सकते हैं। दूसरे समीकरण में निकाल के पहले में रखते हैं। बस ध्यान ये देना है कि अगर हम लोगों ने पहले से निकाला है x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, तो हम दूसरे समीकरण में उसका मान रखेंगे। पहले से निकाला है तो पहले में नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने पहला समीकरण उठाया है, तो पहले समीकरण में अगर हम x बराबर ये करते हैं तो x का मान क्योंकि 7 है और बराबर के इधर जाएगा तो ये 2y - में हो जाएगा। तो x का मान हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बगल में कर लेती हूँ आधा, ठीक है। x का मान हमको ये प्राप्त हो गया। तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। यहाँ हमारे पास समीकरण 2 जो है 2x + y = 5 है, हम इसमें रखेंगे तो 2x, x की जगह हम 7 + 2y लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर प्रतिस्थापित, ये जो वर्ड है प्रतिस्थापन, यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की जगह हम
7 माइनस 2y लिखेंगे, 7 माइनस 2y, ठीक है, और प्लस 2y बराबर 7 आ गया हमारा, ठीक है। सॉरी ये है हमारा समीकरण 2x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर y होना चाहिए और ये बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी, 7 दूनी 14 माइनस 2 दूनी 4y प्लस y बराबर 5, ठीक है। यहाँ पर अब जो अचर राशियाँ जैसे 14 और 5 बराबर के उधर कर लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस का 4y और ये y, तो ये माइनस का 3y हो गया, और 14 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 14, इतनी वैल्यू हमको मिली यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखिए आप लोग, इसी को हल करते चले जाएंगे हम लोग। तो 3y बचा यहाँ पे, अब माइनस का 3y बराबर के इधर सॉल्व करेंगे, प्लस का 5 है, माइनस का 14 है, तो माइनस का 9, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो और y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ गुणा में है बराबर के उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे, y बराबर कितना आ गया 3, तो y का मान तो हमें 3 प्राप्त हो गया। अब इस युगपत समीकरण के लिए हमको x का मान चाहिए, ठीक है। x बराबर 7 माइनस 2y है, ठीक है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग को y का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 7 माइनस 2y, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 7 माइनस 2 गुणे y का मान 3 है, 7 माइनस 6 कितना आ गया 1, ठीक है। तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ और x का मान 1, तो अर्थात इस समीकरण, ये जो युगपत समीकरण दिया हुआ है उसके लिए हमें 2 वैल्यू मिल गई है, एक x बराबर 1 और y बराबर 3। अब इस मान के लिए ये दोनों समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि x और y के मान सही है कि नहीं। इसको समझने के लिए हमें उत्तर की जैसे जांच दे देता है, या कभी कभी एग्जाम में होता है कि हमें नहीं पता होता कि जो हमारी वैल्यू निकली है सही निकली है या गलत, तो उसके लिए हम अगर इसको चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करना है। देखिए x और y का मान जो 1 और 3 आया है वो इस समीकरण में रखेंगे, तब भी हमें बायां पक्ष दायां पक्ष वही आना चाहिए, चाहे इस समीकरण में रखेंगे तो इतना, ठीक है। चलिए मैं पहले समीकरण में रखती हूँ, x का मान 1 और y का कितना है 3, x की जगह 1 और y की जगह 3, तो कितना है 7। हमें इधर साइड भी 7 आना चाहिए, ठीक है। हमारा लेफ्ट साइड भी 7 आना चाहिए, 3 दूनी 6, ये देखिए ये 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब हमारा आंसर क्या है सही। अगर हम इसी तरीके इसमें भी रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा मान सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो विलोपन विधि, आज तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख ली है, विलोपन विधि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।